नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 12 मार्च 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्लम्स को रिमूव करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आज देखो इंडिया और चाइना के बीच जैसी सिचुएशन है ठीक वैसी ही सिचुएशन थी 1962 के वार से पहले। तो दोनों के बीच में हम पैरेलल ड्रा करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है। अभी देखो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई मॉस्को में, तो उस मुलाकात से क्या कुछ निकल के आया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिल्ली में रेलवे लाइन के नज़दीक स्लम्स को क्लियर करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले लेट्स डू सम काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप इन दोनों पिक्चर्स को देखिए, ध्यान से देखिए। इन दोनों पिक्चर्स को देख के आपके मन में क्या आता है मैं बताता हूं, आपकी तरफ से मैं बताता हूं आपके मन में क्या आया होगा। आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन उठा होगा गरीबी के बारे में। ये पिक्चर्स गरीबी को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद आपके मन में हो सकता है पोल्यूशन के बारे में आया हो। रेलवे लाइन के नज़दीक आप पोल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद आपके मन में सेफ्टी के बारे में जरूर आया होगा कि रेल लाइन पर इस प्रकार से लोग बैठे हैं, इस प्रकार से घर बने हुए हैं, तो सेफ्टी संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। इसके बाद हो सकता है आपके मन में ये भी आया हो ये जो घर बने हुए हैं ये इलीगल हैं, क्योंकि रेलवे कभी नहीं अलाउ करेगी कि रेल लाइन के नज़दीक इतने सारे घर इस प्रकार से बन जाएं। इसके बाद आपके मन में यह भी आया होगा कि गरीब लोगों को घरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खास करके शहरों में, इसलिए मजबूरी में वो रेलवे लाइन के नज़दीक अपने घर बना लेते हैं और स्लम्स डेवलप हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आए होंगे। मतलब रेलवे लाइन के नज़दीक जो स्लम्स की प्रॉब्लम है उसके देखो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, एक डायमेंशन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया स्लम से संबंधित, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे वर्डिक्ट है क्या, उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सभी डायमेंशंस को नहीं कंसीडर किया वर्डिक्ट देते वक्त। अब बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, अब इशू पे आते हैं। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। केस का नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये नीचे देखिए, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। देखो ये केस तो था पोल्यूशन से संबंधित, मतलब दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है काफ़ी गंभीर है, इससे संबंधित ये केस था। बट केस की सुनवाई के दौरान रेलवे ने एक एफिडेविट फाइल किया था और उस एफिडेविट पर रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की एक बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि दिल्ली में 140 किलोमीटर की रेलवे लाइन है और इस 140 किलोमीटर की रेलवे लाइन के आसपास जो भी स्लम्स, जो भी झुग्गियां हैं, उनको 3 महीनों के अंदर अंदर रिमूव कर दिया जाए। मैं फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है कि रेलवे सेफ्टी जोन में दिल्ली में जो भी झुग्गियां हैं, इस प्रकार के स्लम्स हैं, उनको 3 महीने के अंदर अंदर रिमूव कर दिया जाए। आर्टिकल में कहा जाता है, इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में यह भी कहा कि कोई भी कोर्ट इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था रेलवे प्रॉपर्टी से एंक्रोचमेंट्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है काफ़ी पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ इन एंक्रोचमेंट्स को हटाने के अगेंस्ट। इस वजह से हम आदेश दे रहे हैं कोई भी कोर्ट हमारे द्वारा पास किए गए ऑर्डर पर स्टे नहीं लगा सकती। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। अब आप बताइए, आपको सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट कैसा लगा? आपके मन में ये ज़रूर आया होगा कि देखो स्लम्स को रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि इशू सेफ्टी का भी है, बट ये जो लोग रहते हैं स्लम्स में, इनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। अभी वैसे भी कोविड का समय है, बिना व्यवस्था किए इनको अगर रिमूव किया जाता है तो इनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में वैसे भी जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इन लोगों को बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो ये आपके मन में आया होगा।
खैर, आर्टिकल में जो कहा जाता है उसको हम देखते हैं। आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का। जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है कि भैया आपने जो ये वर्डिक्ट दिया है ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट क्यों है? आपने उनको मौका ही नहीं दिया। मतलब जो अफेक्टेड पार्टी है, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम्स में जो लोग रहते हैं, पहले आप उनकी बात तो सुनो ना। उनका पक्ष सुने बिना ही आपने ऑर्डर जारी कर दिया, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट यही तो है कि सभी पार्टीज को सुना जाएगा तभी कोई आदेश दिया जाएगा, लेकिन इसमें तो स्लम ड्वेलर्स की बात सुनी ही नहीं गई ना। दूसरा आर्ग्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी जजमेंट्स हैं और काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की, इवन दिल्ली गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है राइट टू शेल्टर से संबंधित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है वो राइट टू शेल्टर के अगेंस्ट है। इसके बाद तीसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरे आर्ग्यूमेंट में राइटर कहते हैं कि सर जी एक बात बताओ, ये केस किससे संबंधित था? केस तो पोल्यूशन से संबंधित था ना, स्लम से संबंधित ये केस नहीं था। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक कनेक्शन बना लिया स्लम्स और पोल्यूशन से संबंधित, और बिना स्लम ड्वेलर्स को सुने ऐसा आदेश पारित कर दिया गया। मतलब समझ गए ना, केस स्लम से संबंधित था ही नहीं। ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस पोल्यूशन से संबंधित था, ना कि स्लम से संबंधित। इसके बाद देखो कुछ जजमेंट्स का जिक्र किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइफ, इन चीज़ों के बारे में कहा है। देखो 5 जजेस की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की, इस बेंच ने वर्डिक्ट दिया था ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स केस में 1985 में। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, और स्लम्स में किसी का एविक्शन नहीं हो सकता बिना नोटिस दिए और बिना उनको सुने जो एविक्शन से प्रभावित हो रही हैं। नेक्स्ट वर्डिक्ट, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर को रिकॉग्नाइज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में कहा था राइट टू शेल्टर एक कंपोनेंट है राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके अलावा राइट टू शेल्टर एक कंपोनेंट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अंडर आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ई के अंतर्गत। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने इवन दिल्ली की पॉलिसीज को भी इग्नोर कर दिया। जैसे देखो सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 2010 का ये केस है। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था किसी भी एविक्शन से पहले, यानी स्लम्स को रिमूव करने से पहले, वहां पर पहले आप एक सर्वे कंडक्ट करो, क्योंकि जिनको एविक्ट किया जा रहा है, मतलब जो स्लम्स में रहते हैं, उनको भी अधिकार है मीनिंगफुल एंगेजमेंट का। मतलब आपने उनके बारे में क्या सोचा है, स्लम्स को रिमूव करके उनको कहाँ पे रीसेटल करने का आपका प्लान है, इस बारे में आप स्लम ड्वेलर से चर्चा करो, क्योंकि उनका भी अधिकार है कि वो जाने कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इसी वर्डिक्ट के आधार पर 2015 में एक पॉलिसी बनाई गई, दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2015। 2019 का एक और केस है अजय माकन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जो वर्डिक्ट था वो रेलवे लैंड पर स्कूर बस्ती की डेमोलिशन से संबंधित था। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्लम ड्वेलर्स को भी अधिकार है राइट टू सिटी का, और उन्होंने स्लम ड्वेलर्स के हाउसिंग राइट्स को अपहोल्ड किया। बट देखो दिल्ली सरकार की इन सभी पॉलिसीज को, दिल्ली हाईकोर्ट की इन सभी जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इग्नोर कर दिया गया और वर्डिक्ट जारी कर दिया गया। चौथा आर्गुमेंट ये है यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन द राइट टू एडुकेट हाउसिंग ने कहा था कि अभी फोर्स्ड एविक्शन नहीं होना चाहिए, कम से कम महामारी के दौरान, क्योंकि महामारी के दौरान वैसे ही गरीब लोगों के सामने रोजगार का संकट है। तो इस महामारी के दौरान फोर्स्ड एविक्शन पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। क्या इंडिया में ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च से 31 जुलाई के बीच अलग अलग 45 इंसिडेंट्स में 20,000 लोगों को एविक्ट कर दिया गया,
और देखो इसके अलावा पिछले 3 सालों में 5 लाख लोगों को एविक्ट कर दिया गया है सिटी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कोर्ट्स ने देखो इस प्रकार के एविक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। होता क्या है, अनुज बुवनिया अपनी एक बुक में लिखते हैं कोटिंग द पीपल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द पोस्ट इमरजेंसी इंडिया। इस बुक में वो लिखते हैं कई बार ऐसा देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे सुनवाई करती है तो ऐसा इशू जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फोकस्ड नहीं है, जैसे देखो ये पोल्यूशन का इशू था लेकिन वर्डिक्ट दिया गया स्लम्स पर, ऐसा काफी बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। पीआईएल किसी दूसरे इशू पर होती है लेकिन एक साथ लगता इशू, कोई टेंजेंशियल इशू सुप्रीम कोर्ट उठा लेती है और उस पर अपना वर्डिक्ट दे देती है बिना अफेक्टेड पार्टीज को सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पीआईएल का मिसयूज है, मतलब पीआईएल के प्रोसीजर्स का मिसयूज है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है इस प्रकार से अफेक्टेड पार्टीज को सुने बिना वर्डिक्ट देना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है स्लम्स को रिमूव करने से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। देखो अभी जो सिचुएशन है आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं। राइटर एक पैरेलल क्रिएट करते हैं, मतलब राइटर बताते हैं 1962 वार से पहले भी ठीक वैसी ही सिचुएशन थी जैसी आज है। दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, मतलब 1962 से पहले वाली सिचुएशन और आज की सिचुएशन, दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि 1962 के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा टेंस सिचुएशन है एलडीसी पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अगस्त 1959 में क्या हुआ था, फर्स्ट बॉर्डर क्लैश हुआ था इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच लोंगजू में। लोंगजू कहां पर है, ईस्टर्न सेक्टर में। लोंगजू अरुणाचल प्रदेश में है। उस समय देखो हुआ क्या था, चाइना ने आरोप लगाया कि इंडियन ट्रूप्स ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस किया और चाइनीज ट्रूप्स के ऊपर फायर ओपन कर दिया, और बदले में चाइनीज के बॉर्डर गार्ड्स ने भी जवाबी फायर किया। लेकिन अगले दिन इंडिया ने प्रोटेस्ट किया चाइनीज स्टेटमेंट के अगेंस्ट और कहा कि चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन टेरिटरी में एंटर किया और फायर को ओपन किया। जैसे देखो 1959 में दोनों देशों के द्वारा स्टेटमेंट्स जारी की गई थी, एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था, ठीक वैसी ही स्टेटमेंट्स पिछले कुछ दिनों में इंडिया और चाइना के द्वारा जारी की गई हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाया गया है एलएसी को वायलेट करने का, एक दूसरे पे आरोप लगाया गया है फायर ओपन करने का, एक दूसरे पे आरोप लगाया गया है एग्रेशन का। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हुआ क्या था लोंगजू इंसिडेंट के बाद 1959 में जिसकी वजह से वार हुआ। देखो जब 1959 में ये जो लोंगजू इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि युद्ध होगा फुल स्केल चाइना के साथ। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. कृष्णा मेनन। ये तो ऑलमोस्ट श्योर थे, मतलब बिल्कुल श्योर थे कि चाइना इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। नेहरू को चाइना की दोस्ती के ऊपर विश्वास था। नेहरू को लगता था दोनों देश इंडिया और चाइना ये इंपीरियलिज्म के विक्टिम हैं, मतलब दोनों को कॉलोनी बनाया गया था। दोनों देश इंडिया और चाइना एशिया के लीडर्स हैं। शुरुआत में 1950s में इंटरनेशनल एरिना में, मतलब इंटरनेशनल मंचों पर नेहरू चाइना को डिफेंड किया करते थे, चाइना का साथ दिया करते थे। इवन तिब्बत के ऊपर इंडिया ने चाइनीज सोवरेनिटी को स्वीकार कर लिया। इंडिया ने उस समय एक एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ तिब्बत के साथ ट्रेड को लेके। बदले में नेहरू ने शायद ये सोचा था कि चाइना भी इस प्रकार से कुछ रियायत इंडिया को देगा, इंडिया के साथ नरमी बरतेगा और ब्रिटिशर्स के दौरान जो बाउंड्रीज थी इंडिया और चाइना के बीच, उन्हीं बाउंड्रीज को चाइना रिकॉग्नाइज करेगा। बट देखो चाइना ने ऐसा नहीं किया और सबसे पहला जो सेटबैक लगा इंडिया को वो इसी लोंगजू इंसिडेंट के रूप में लगा। 2 महीने के अंदर अंदर लद्दाख में कोंगला पास के नज़दीक
एक इंडियन पुलिस पेट्रोल टीम पर चाइना की ट्रूप्स ने हमला किया। ये तो देखो नेहरू के लिए वेकअप कॉल थी, मतलब एकदम से लगा कि चाइना ये क्यों कर रहा है। उन्होंने चाइना को कहा कि आप लोंगजू से चाइनीज ट्रूप्स को हटा लीजिए, बदले में हम इस एरिया को रीऑक्यूपाई नहीं करेंगे। यह भी प्रपोज किया गया नेहरू के द्वारा कि दोनों साइड्स यानी इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस हैं वो डिस्प्यूटेड अक्साई चीन एरिया से विड्रॉ कर लें, जहां पे चाइना ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बना चुका था। तो चाइना ने सीधा सीधा नेहरू के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाया गया था चाइना के द्वारा, ये जिंगजियांग को तिब्बत से जोड़ता है, चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे था। तो चाइना ने नेहरू के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि अक्साई चीन से दोनों देश अपनी फोर्सेस को विड्रा कर लें। बदले में चाइना ने एक ऑफर ये दिया नेहरू को कि अगर आप अक्साई चीन के ऊपर चाइनीज सोवरेनिटी को स्वीकार कर लेते हो तो बदले में ईस्ट में यानी अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया था, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, उस एरिया में हम मैकमोन लाइन को स्वीकार कर लेंगे। ऐसा ऑफर चाइना के द्वारा दिया गया था। तो नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने सभी हिस्टोरिकल मैप्स को चेक किया, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड सर्वेज जो उन्होंने प्राप्त किए थे इंडियन ऑफिस इन लंदन से। तो ये सारी रिसर्च करके नेहरू ने अपनी रिसर्च में पाया कि अक्साई चीन पहले इंडिया के पास था और ब्रिटिशर्स रेवेन्यू इकट्ठा करते थे अक्साई चीन से। तो उन्होंने चाइनीज ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सोचा अक्साई चीन के ऊपर हमारा जो क्लेम है बिल्कुल लेजिटिमेट है। उस समय 1960 में बातचीत हुई थी चाइनीज प्रीमियर जो इनलई और नेहरू के बीच, लेकिन बातचीत कोलैप्स कर गई, कोई नतीजे तक नहीं पहुंच गई ये बातचीत। उसके बाद तो देखो टेंशंस बढ़ती ही गई। चाइना ने बॉर्डर पर अपनी जो पेट्रोलिंग थी वो एकदम से तेज कर दी। नवंबर 1961 में नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी का आदेश दिया। फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या था, इंडिया को एलएसी के नज़दीक पेट्रोल पोस्ट इस्टेब्लिश करनी थी और हाइट्स को कैप्चर करना था। हाइट्स मतलब जो खाली पड़ी चोटियां थीं, जैसे अभी इंडिया ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया, चाइना ने फिंगर 4 से फिंगर 8 के एरिया के बीच कब्जा किया बड़ी हाइट्स पर, उसी प्रकार से फॉरवर्ड पॉलिसी में यही था कि एलएसी पर पेट्रोल पोस्ट इस्टेब्लिश की जाएंगी और हाइट्स पर यानी चोटियों पर अपनी प्रेजेंस इंश्योर करेगी इंडियन फोर्सेस। तो जब ये सारे स्टेप्स फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत लिए गए तो चाइना को लगा जैसे इंडिया एग्रेसिव है। तो माओ जो उस समय चाइना के प्रीमियर थे, उन्होंने इन्वेजन का आदेश दे दिया इंडिया के ऊपर, यानी इंडिया के ऊपर अटैक का आदेश दे दिया। देखो उस समय और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण माओ ने इस प्रकार का आदेश दिया इंडिया के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि 1962 से पहले दलाई लामा इंडिया में शरण ले चुके थे और जब दलाई लामा को शरण दी गई थी इंडिया के द्वारा तो कई सारे चाइनीज लीडर्स, फॉर एग्जांपल डेंग जियाओपिंग, इन्होंने कहा था समय आने पर इंडिया से हिसाब चुकता करेगा चाइना। चाइना को यह भी डर लग रहा था कि जो तिब्बतन रिबल्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। मतलब उस समय तिब्बत का क्वेश्चन भी चाइना कंसिडर कर रहा था कि तिब्बत भी एक फैक्टर है, बट आज देखो तिब्बत तो कोई फैक्टर नहीं है। 2003 में जो इंडिया और चाइना के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था, तिब्बत को पूरी तरह से इंडिया चाइना का एक पार्ट मानता है और सिक्किम को चाइना पूरी तरह से इंडिया का पार्ट मानता है। तो तिब्बत को लेके इंडिया की पॉलिसी यही है कि तिब्बत के ऊपर चाइना की सोवरेनिटी है। सिमिलरिटीज आप समझ रहे हो ना, 1962 से पहले की सिचुएशन में और अभी की सिचुएशन में। उस समय भी हाइट्स को के ऊपर कब्जा जमाने की होड़ थी, अभी भी हाइट्स पर कब्जा जमाने की होड़ है। उस समय भी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, अभी भी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उस समय माओ की सिचुएशन खराब थी कम्युनिस्ट पार्टी में, क्योंकि माओ ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 से लेकर 60 के बीच की पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी अनसक्सेसफुल थी और इस पॉलिसी के तहत माओ चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को तेज करना चाहते थे, जनता को रीऑर्गेनाइज करके लार्ज रूरल कलेक्टिव्स में, बट ये पॉलिसी सफल नहीं हो सकी। कहा यह जा रहा है अभी भी
चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की जो पोजीशन है पहले के अपेक्षाकृत कमज़ोर हुई है कोविड-19 के कारण। तो जैसे माओ ने इंडिया के ऊपर अटैक करने का आदेश दिया था, उस प्रकार का कोई कदम चाइना अभी भी उठा सकता है। मतलब टेंशन्स इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर इंक्रीज हो सकती हैं। देखो उस समय नैम का भी आर्गुमेंट दिया गया था कि इंडिया नॉन अलायंस मूवमेंट का लीडर बनता जा रहा है। ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया ताकि इंडिया को उसका स्थान दिलाया जा सके। अभी देखो इस प्रकार के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया नैम के साथ नहीं है, बट इंडिया यूएसए के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया यूएसए के नज़दीक जाता जा रहा है। तो शायद चाइना इंडिया को सबक सिखा सकता है और पूरे वर्ल्ड को एक सिग्नल देने की कोशिश कर सकता है कि यूएसए के ग्रुप में जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूएसए आपका साथ नहीं देगा। देखो इंडिया यूएसए के करीब तो गया है, बट अगर इंडिया और चाइना के बीच युद्ध होता है तो यूएसए इंडिया का कितना साथ देगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। तो कुल मिला के काफ़ी सारे पैरेलल्स राइटर क्रिएट करते हैं और कहते हैं सिचुएशन टेंस है। उस समय दो देशों के बीच लिमिटेड जो कन्फ्लिक्ट था, चाइना को लगता था इसमें हमारी जीत ही होगी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। बट अब देखो वैसी सिचुएशन नहीं है, इंडिया उतना कमज़ोर नहीं है। हालांकि हाँ, कंपेयर करें तो चाइना इंडिया से काफ़ी पावरफुल है। चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है। बट आज के समय में इंडिया के जो सोल्जर्स हैं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं। अगर कोई लिमिटेड कन्फ्लिक्ट होता है, इंडिया के पास 1962 के अपेक्षाकृत बेहतर हथियार हैं और दोनों जो देश हैं वो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट कितना लिमिटेड होगा और कहाँ जाके रुकेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल भी इंडिया और चाइना रिलेशंस से संबंधित है। नया क्या हुआ है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आपस में मुलाकात हुई मॉस्को में, और इस मुलाकात में 5 पॉइंट्स फ्रेमवर्क पर सहमति बनी। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई इस मुलाकात के बाद। तो एक्सपेक्टेशंस जग गई हैं, शायद पीस इस्टाब्लिश करने की दिशा में दोनों देश कदम बढ़ाएं। देखो अप्रैल मई में चाइना ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की यूनिलेटरली बॉर्डर पर, और इंडिया ने चाइना को काफ़ी कहा कि आप अप्रैल और मई से पहले की जो सिचुएशन थी वो लेकर आइए और अपनी ट्रूप्स को हटाइए। बट चाइना को ये लगता था कि अल्टीमेटली इंडिया इस नई सच्चाई को स्वीकार कर लेगा। लेकिन 29-30 अगस्त को पेंगोंग लेक रीजन के साउदर्न बैंक पर इंडिया ने कुछ चोटियों पर कब्जा जमाया। तो चाइना को इस हकीकत का रियलाइज हुआ कि इंडिया इतनी जल्दी से डी एस्केलेट करने वाला नहीं है। ऐसा सिग्नल इंडिया पहले भी दे चुका था काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप्स के अगेंस्ट एक्शन लेके। तो अब उम्मीद ये की जाती है कि चाइना इस हकीकत को स्वीकार करेगा और अप्रैल और मई से पहले की जो सिचुएशन थी उसके लिए स्वीकार होगा, उसके लिए राजी होगा। खैर इंडिया को किसी भी इल्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी चाइना काफ़ी बार ये बोल चुका है कि हम पीस चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। बट अल्टीमेटली बॉर्डर पर चाइना की ट्रूप्स के जो एक्शंस हैं वो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स की भाषा नहीं बोलते हैं। मतलब चाइना की कथनी और करनी में अंतर है। तो इंडिया को संभल के चलना होगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट फिलहाल दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ बातें जो निकल के आती थी छोटे से आर्टिकल से वो हमने निकाली। अब लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन हम देख लेते हैं कि क्यों कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है करप्शन अच्छा है, करप्शन के क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और कैसे करप्शन को सिस्टम से रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं क्यों कुछ लोग ये बोलते हैं करप्शन फ़ायदेमंद है। इसके लिए देखो 5 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है करप्शन से इकोनॉमी के जो पहिए हैं वो तेज़ी से चलने लगते हैं। मतलब ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी की वो इंक्रीज़ होती है करप्शन की वजह से। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट करप्शन के पीछे ये दिया जाता है, देखो जो लोअर स्टाफ है, सरकारी जो लोअर स्टाफ वो काफ़ी कम वेजेस पे काम करता है, तो उनको एक प्रकार से इंसेंटिव मिल जाता है काम करने के लिए अगर थोड़ा बहुत करप्शन सिस्टम में होता है। तीसरा पॉइंट, अगर देखो बड़े लेवल पर रिच पीपल के द्वारा यानी अमीर लोगों के द्वारा करप्शन किया जाता है तो इसमें भी
बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं, वो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। चौथा पॉइंट, देखो अगर एक ऑफिसर करप्शन नहीं करता है, बाकी सारे करप्शन करते हैं, तो वो ऑफिसर जो करप्शन नहीं कर रहा है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। अकेला वो सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर सकता है, सिस्टम में बदलाव नहीं ला सकता है, लेकिन वो अगर सिस्टम के खिलाफ जाता है तो उससे उसकी जान को खतरा होगा, उसकी फैमिली हरास होगी, वो खुद हरास होगा। तो इसलिए भी करप्शन बुरा नहीं है, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है। और सबसे लास्ट में पॉइंट ये है, करप्शन की सहायता से काम भी जल्दी हो जाते हैं। जैसे देखो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वो इम्प्रूव हो जाती है करप्शन की वजह से। तो देखो, ये 5 पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो केस स्टडीज़ में इनडायरेक्टली। मतलब आपको करप्शन को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं करना है किसी भी कीमत पे। समझ गए? ये तो देखो, सिर्फ केस स्टडीज़ में जब ऑप्शंस आते हैं कि इन ऑप्शंस को आप एनालाइज कीजिए, तो आप मेरिट्स में इस प्रकार की चीज़ें लिख सकते हो फोल्डर मटेरियल के तौर पर, लेकिन आप किसी भी सूरत में अपने ओपिनियन से करप्शन को जस्टिफाई नहीं करोगे। और क्यों नहीं करोगे, उसके देखो रीज़न भी हैं, क्योंकि करप्शन के जो रिपरकशंस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं फ़ायदों से। सबसे पहला रिपरकशन तो देखो यही है, सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, एक दूसरे पे लोगों का जो विश्वास है वो कम हो जाता है। और अगर देखो सोसाइटी में वैल्यूज़ ही नहीं रहेंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, किसी और प्रकार की डेवलपमेंट हो, वो सस्टेन नहीं कर सकेगी लॉन्ग टर्म तक। तो किसी भी देश की डेवलपमेंट सुनिश्चित की जा सकती है वैल्यूज़ के आधार पर। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि करप्शन ज़्यादा रहेगा, वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, मोरल करप्शन ज़्यादा होगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा एक दूसरे से, सही और गलत की जो परख है वो करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है लोगों में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब लोगों को होता है। कैसे? देखो, सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, लेकिन उनका लाभ पूरी तरह से गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। किसकी वजह से? करप्शन की वजह से। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, राजीव गांधी ने एक बार कहा था 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता है, 16 पैसे नीचे पहुंचते हैं। प्लानिंग कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट 3.5 रुपये खर्च करती है गरीब के जेब में 1 रुपया डालने के लिए। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है इनएफिशिएंसी की वजह से, करप्शन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, देखो मार्केट भी डाइवर्ट हो जाती है करप्शन की वजह से। वो सरकारी ऑफिसर, सरकारी एम्प्लॉयज़ जो करप्शन करते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, वो लग्जरी आइटम्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मार्केट में लग्जरी आइटम्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं सोसाइटी की, जैसे घर, खाना, ये सब उपलब्ध नहीं है। ये करप्शन की वजह से होता है, जो कि मार्केट डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ जो हैं समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जो लोग ये बोलते हैं कि करप्शन से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, ये एक बात गलत है, ये मिथ है। आप एग्जांपल ले लीजिए, 2009 से लेकर 14 के बीच करप्शन हमारे देश में ज़्यादा था, आपको पता है, पॉलिसी पैरालिसिस था, काफ़ी सारे स्कैम्स सामने आए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम से कम हो गई। और 2004 से 2009 के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारे देश में काफ़ी अच्छी खासी थी। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया में करप्शन नहीं होता तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है अभी के लेवल से 2% ज़्यादा होती। तो करप्शन से इकोनॉमी के पहिए चलते हैं, ये बात गलत है, ये मिथ है। बल्कि करप्शन से होता क्या है, अमीर और गरीब के बीच एक नेक्सस बन जाता है, जिसे कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। सरकार में बैठे लोग अपने मनपसंद के चुनिंदा लोगों को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं, या फिर जो काम सरकार को करवाने होते हैं उनका टेंडर दे दिया जाता है अपनी मनपसंद के लोगों को, और इसे कहा जाता है फेवरेटिज्म। ये भी एक प्रकार का करप्शन है, क्योंकि कई बार टेंडर दिए जाते हैं पैसा लेकर, लेकिन कई बार भाई भतीजावाद यानी अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे दिए जाते हैं। जैसे देखो पी चिदम्बरम जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री अभी जेल में हैं, उन पर आरोप ये हैं,
उन्होंने पैसा लेकर ये सब किया। नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन की वजह से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, क्योंकि जानबूझ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं चाहते। उनको लगता है अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी तो हमारी जो चोरी है, हमारा जो भ्रष्टाचार है वो पकड़ा जाएगा और इसकी हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तो वो जानबूझ के ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन की वजह से देखो मोनोपोली भी इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि जहाँ कंपिटिटिवनेस ज़्यादा होती है वहाँ करप्शन कम होता है। तो भ्रष्टाचार उसी जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पे मोनोपोली होती है और कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन जो है वो सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर करप्शन होता है तो ड्रग्स आती है पंजाब में। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर करप्शन होता है, कुछ बीएसएफ के जो पर्सनल हैं वो स्मगलिंग को अलाउ कर देते हैं पैसा लेके। तो सिक्योरिटी जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है करप्शन की वजह से। इवन 1993 में कुछ कस्टम अधिकारियों के द्वारा ठीक से चेकिंग नहीं की गई थी, पैसा लेकर माल को आने दिया गया था और आरडीएक्स आ गया था, और आपको पता है 1993 में कितने बड़े बम धमाके हुए थे। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं करप्शन रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो करप्शन से इन्फ्लेशन आता है और इन्फ्लेशन आपको पता है गरीब के लिए सबसे बड़ा टैक्स है, तो इसलिए भी करप्शन देश के लिए अच्छा नहीं है। बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया, वैल्यूज़ जो हैं वो डिग्रेड होती हैं करप्शन की वजह से। विसल ब्लोअर्स को जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से। कुछ और पॉइंट्स भी हैं वो भी हम देख लेते हैं कि करप्शन की वजह से क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। जैसे देखो करप्शन की वजह से ब्लैक मनी ज़्यादा जनरेट होती है और ब्लैक मनी से बहुत सारे क्राइम्स सोसाइटी में होते हैं। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो करप्शन जिम्मेदार है बहुत सारे क्राइम्स के लिए। करप्शन की वजह से होता क्या है, लेजिटिमेसी जो है गवर्नमेंट में कम होती है। गरीब लोगों को लगता है कि सरकार जो है वो हमारी नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करती है। तो लेजिटिमेसी जो है गवर्नमेंट में वो डिक्रीज होती है। इसके बाद करप्शन की वजह से देखो इन्वेस्टमेंट प्रभावित होती है। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट करप्ट है, काम नहीं करती ठीक से, तो जो एमएनसीज हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती। उनको लगता है इंडिया में काम करने के लिए इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, कदम कदम पर हमसे पैसों की डिमांड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन चलता है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, एमपीज की खरीद फरोख्त होती है, तो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन की वजह से देखो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। गरीब, जैसा हमने डिस्कस किया, गरीब पर करप्शन की मार ज़्यादा पड़ती है, अमीर और ज़्यादा अमीर होता है करप्शन की वजह से। और सबसे लास्ट पॉइंट, रिसोर्सेज का ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता करप्शन की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये उठता है कि करप्शन को कैसे दूर किया जाए सिस्टम से। देखो जब यूपीएससी ये पूछे कि हाउ करप्शन कैन बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, तो आप दो पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड कर सकते हो। पहला तो देखो गवर्नेंस संबंधित रिफॉर्म्स। गवर्नेंस संबंधित रिफॉर्म्स क्या लाए जा सकते हैं कि करप्शन जो है वो सिस्टम से ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, जैसे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करो ताकि करप्शन का स्कोप ख़त्म हो जाए, डिसेंट्रलाइजेशन करो, मोनोपोली आप ख़त्म कर लो, जहाँ पर कंपटीशन होगा वहाँ पर करप्शन कम होगा, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करो ताकि जो ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिसीजन लेते हैं उनकी जवाबदेही तय हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करो लोगों को गवर्नमेंट प्रोसेसेस में ताकि लोगों को भी पता हो कि पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या किसी लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर नहीं। उसके बाद सिटीजन्स को लोअर लेवल पे एम्पावर करो आप और भी काफ़ी तरीक़ों से, जैसे देखो आरटीआई है, आरटीआई की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिटिंग, ई गवर्नेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इन सब पर आप फोकस करो। जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लोकायुक्त, लोकपाल, इनकी जो वर्किंग है वो भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार देखा जाता है जब भी करप्शन की बात आती है लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है करप्शन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट एक और बॉडी इस्टेब्लिश कर देती है, लेकिन ज़्यादा बॉडी इस्टेब्लिश करने से क्या होगा अगर वो बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती है। उसके बाद देखो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपको लाने होंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जब तक आप नहीं लाओगे तब तक करप्शन जो है वो सिस्टम से दूर नहीं होगा। जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था,
MP MLAs काफ़ी पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, तो फिर वो MP MLA बन जाने के बाद करप्शन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो पैसा इलेक्शन के दौरान खर्च किया गया था उसे रिकवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिशनरी पावर जो है उन्हें आप डिफाइन कर दो, ताकि डिस्क्रिशन का जो स्कोप है वो कम से कम हो, और डिस्क्रिशन की पावर का यूज़ किया भी जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा तो वो तय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, आउटकम बजट पे फोकस होना चाहिए। काफ़ी बार देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पैसा खर्च करते हैं तो आउटकम पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं, और उसमें वो करप्शन कर देते हैं। कितने टॉयलेट्स बनाए गए वो ठीक है, लेकिन मैटर ये भी करता है ना, जो आपका मेन लक्ष्य था कि आप ये इंश्योर करना चाहते थे कि लोग खुले में शौच इत्यादि के लिए ना जाएं, सैनिटेशन की समस्या पैदा ना हो, वो इंप्रूव हुई क्या नहीं हुई, आउटकम कैसे आई प्रोसेस की, वो आप बताइए। अदरवाइज तो देखो टॉयलेट बना दिए जाते हैं, उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता, उन्हें स्टोर के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाता है, पानी वहाँ पे नहीं पहुँचाया जाता, बस खाना पूर्ति कर दी जाती है टॉयलेट बना के। तो आउटकम पे फोकस होना चाहिए, और रियल जो पावर देखो ट्रांसफ़र होनी चाहिए वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में होनी चाहिए, मतलब लोकल बॉडीज़ के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। उनको फंड्स देने की आवश्यकता है, उनको फंक्शंस देने की आवश्यकता है, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इफेक्टिव ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जनता के द्वारा करप्शन की शिकायत की जा सके। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को सर्विसेज जो हैं एक निश्चित टाइम फ्रेम में मिल सकें। तो ये था, हमने बात की गवर्नेंस संबंधित स्टेप्स की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यूज़ संबंधित स्टेप्स की। देखो करप्शन को कम किया जा सकता है वैल्यूज़ जनरेट करते लोगों में। जैसे देखो आपने एक चीज़ महसूस की होगी, जब तक आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, उससे पहले आपका व्यक्तित्व, और आज आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आपने एथिक्स का सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा साफ तौर पर कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी चेंज हुई है, आप में वैल्यूज़ जगी हैं। उसी प्रकार से देखो स्कूलों में, कॉलेजेस में एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वैल्यूज़ पे बार बार फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब के दौरान भी वैल्यूज़ की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं। तो डेफिनेटली यूँ तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से करप्शन समाप्त हो जाएगा, लेकिन देखो असर जरूर पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे पूरा ध्यान देना चाहिए। कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। वैसे तो देखो आपने देखा होगा काफ़ी बार इवन ट्रेनिंग हासिल करने के फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी कुछ ऑफिसर्स करप्शन करते हुए पाए जाते हैं। इसका मतलब तो यही लगता है जैसे यूपीएससी ने जो एथिक्स का पेपर कंडक्ट करना स्टार्ट किया है इसका कोई फ़ायदा नहीं, इवन फाउंडेशन कोर्स और बाद में जो ट्रेनिंग होती है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तभी तो ऑफिसर्स अपनी सर्विस के पहले या फिर दूसरे साल में करप्शन करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन देखो वही बात मैं फिर से कहता हूँ, कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा अगर वैल्यूज़ पर शुरू से फोकस किया जाता है। फैमिली के द्वारा वैल्यूज़ पे फोकस किया जाता है, स्कूल में फोकस किया जाता है, कॉलेज में फोकस किया जाता है, जॉब के दौरान किया जाता है, तो डेफिनेटली कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो करप्शन में संलिप्त नहीं होंगे। उनको एहसास होगा कि करप्शन से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो गरीब लोगों को होता है। अंत में आप कंक्लूजन में कह सकते हो करप्शन जो है वो देखो एंटी नेशनल है, एंटी पुअर है, एंटी इकोनॉमी है, और जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, जो युद्ध है, इसे कहा जाता है इट इज़ मदर ऑफ ऑल वार्स, मतलब सभी युद्धों का मदर है जो करप्शन के खिलाफ वार है। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।